नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है आगे बढ़ रही है और आज हम पहुंचे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। संविधान का एक ये महत्वपूर्ण भाग है और इसका उल्लेख भाग 4 में है, जिससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लेके आए हैं। इंग्लिश में इसको डीपीएसपी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है? तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? हमने अभी-अभी चर्चा की है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। इसमें से आप देख लीजिए कि जो भाग 2 है उसमें नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है? यानी हमने बताया था, पहले भी चर्चा की थी कि भारत का संविधान उधार का थैला कहा जाता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ कोई संविधान विकसित नहीं हुआ, इसलिए हमने अलग-अलग देशों के संविधान से महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने संविधान में रखा और उसपे जो हमारे यहाँ का सब क्या समाज और सभ्यता है, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इसको आपको जानना है यहाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आयरलैंड। यानी ये आप देखेंगे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? देखिए, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है? तो यहाँ राज्य को देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य है राज्यों को निर्देश। ठीक है? ये राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, जिसके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज का हमारा है, पीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? देखिए, भाग आपने देखा कि भाग इसका है 4। ठीक है? क्या है? 4। ठीक? और इसके अनुच्छेद क्या हैं? तो आपने ये देखा था कि इसके पहले भाग 3 में मूल अधिकार थे, जो 12 से 35 तक थे, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये प्रश्न हम देखते हैं कि डीपीएसपी को लागू करना किसके लिए अनिवार्य नहीं है? तो देखिए, डीपीएसपी को लागू करना न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी ये नीति निर्देशक तत्व ये बाध्यकारी नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये नागरिकों के अधिकार नहीं हैं, ये राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। जब राज्यों को ये लगता है कि इसे अब लागू करने के लिए सही परिस्थिति निर्मित है, तो वो इसे धीरे-धीरे करके लागू करेंगे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। यानी ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मुकदमा करने योग्य नहीं है, ये किसी का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अगला अपना प्रश्न। देखिए, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? अभी हम लोगों ने चर्चा की। ऑप्शन है बाध्यकारी, गैर बाध्यकारी, न्यायिक या दंडनीय। तो ये जो है ये गैर बाध्यकारी है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। बाध्यता तब मानी जाएगी जब ये अधिकार हों और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हों, तब ये बाध्यकारी माने जाएँगे। लेकिन आप इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात ये गैर बाध्यकारी नहीं है। राज्यों के लिए को ये छूट है कि जब उनके राज्य की परिस्थिति जैसी हो उसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद को धीरे-धीरे करके लागू करें। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना 7वाँ प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी का भाग नहीं है? ठीक है, एक-एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। और स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है। ये कहाँ दिया गया है? ये आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, ठीक है? और पर्यावरण संरक्षण ये भी है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये मूल अधिकार का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम ध्यान से चलते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं 39, 40, 44 या 48। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 39। 39 में ये दिया गया है कि स्त्री एवं पुरुष को जो है वो रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। और इसके लिए चूँकि ये नीति निर्देशक तत्वों में है तो इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य ये तब होगा जब सरकार इसके लिए कानून बनाए। और वर्ष 1976 में इसके लिए कानून बन चुका है। तो अर्थात ये समानता अब लागू कर दी गई है कि लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 39 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हम अपना अगला प्रश्न। ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40, जिसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। और आपको पता होगा कि जो ग्राम पंचायत है, इसके जो पहली बार जब आप देखेंगे तो एक बहुत सारी जब कमेटियाँ बनी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए 52 में, और उसके बाद जो है जो कमेटियाँ बनी उसमें से बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसको स्वीकार किया गया। और 1959 में राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। लेकिन इसको एक जो संविधान संशोधन इसका हुआ कि इसकी चीज़ों को रेगुलाइज़ किया जाए, वो हुआ 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, जिससे इसको कानून का रूप दे दिया गया वर्ष 1993 में। और अब पंचायतों की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो विधिक हो गई हैं, यानी उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, उसको लागू करना अनिवार्य हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना आज का अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? यानी समान सिविल संहिता, ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 44 में। चूँकि ये भी बाध्यकारी नहीं है, इसलिए पूरे भारत में ये लागू नहीं है। ये स एक राज्य जो है वो गोवा है, जहाँ इसको लागू कर दिया गया है। आपको मैंने बताया कि राज्यों को दिया गया निर्देश है, जो राज्य चाहें इसको लागू करें, जो ना चाहें इसको ना लागू करें। ठीक है? तो ये कॉमन सिविल कोड जो है, ये केवल गोवा में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इस पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन जो है, ये अनुच्छेद 48 ए में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 48 क या 48 ए हो सकता है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हम अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, अंतिम तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी परीक्षाओं में ये निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 48, 49, 50 या 51। ठीक है? तो इसका जो उल्लेख है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 50 में। ध्यान से इसको देखिएगा कि ये कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 50 में। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और ध्यान से देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है? डीपीएसपी का वर्गीकरण किसने किया था? तो डीपीएसपी
का जो वर्गीकरण किया गया है, 3 इसके भाग बताए गए हैं, तो ये वर्गीकरण किया ग्रानविल ऑस्टिन ने। ग्रानविल ऑस्टिन के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम अपने अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। डीपीएसपी को कितने भागों में बाँटा गया है? अभी हमने चर्चा की कि इसको 3 भागों में बाँटा गया है। इस पे और डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आगे प्रश्न इसके आएँगे तीनों भाग के, तब करेंगे। तो ध्यान रखिए, अभी याद कर लीजिए कि 3 भागों में इसको बाँटा गया है। चलिए देखिए, अगला ही प्रश्न उसी से संबंधित है कि इसके 3 भाग कौन-कौन से हैं? ठीक है? आप ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और इसके जो 3 भाग हैं, वो हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक। ठीक है? तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिकवादी, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं धीरे-धीरे और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। शिक्षा का अधिकार पहले डीपीएसपी में था, अब कहाँ है? ठीक है? इसके पहले जो हम लोगों ने मूल अधिकार का वीडियो दिया था, उसमें आपको ये इसके बारे में चर्चा हुई थी कि शिक्षा का जो अधिकार है, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों के लिए, वो पहले नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था, अनुच्छेद 45 में था और उसके बाद वहाँ संशोधन हुआ और वो अब कहाँ आ गया? वो मूल अधिकार में आ गया। किस अनुच्छेद में? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 ए, ठीक है? यानी 21 का, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न आज का। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ठीक है? अनुच्छेद 41 जो है, वो आपका रोजगार के अधिकार से संबंधित है। ठीक है? कि जो कमज़ोर वर्ग है, उसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और ये यहाँ रोज़गार से संबंधित अनुच्छेद 41 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना 18वाँ प्रश्न, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 42 को ध्यान से देखिए, तो वो संबंधित है मातृत्व सहायता से। ठीक है? मातृत्व सहायता से जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको सहायता मिल पाए, इससे संबंधित है और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ भी चलाई हैं कि उन्हें 6,000 रुपए मिलेंगे और उनका जिससे पोषण हो सके। तो ये अनुच्छेद 42 में उल्लिखित है, मातृत्व सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग धीरे-धीरे बढ़ते हैं और देखते हैं, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? इसको देखिए गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है और ये संबंधित है कामगारों से और ग्राम उद्योग से। ठीक है? यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है? तो कर्मकारों से संबंधित है ये और साथ-साथ ये ग्राम उद्योग के विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और 20वाँ प्रश्न आज का हम लोग ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 47 संबंधित है स्वास्थ्य सुधार से। ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा, स्वास्थ्य सुधार से और इसमें जो है जो लोक स्वास्थ्य से संबंधित राज्य का कर्तव्य है, वो दिया गया है और चूँकि कभी-कभी एक चीज़ आ जाती है कि मद्यपान निषेध, यानी शराबबंदी, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो भी इसी अनुच्छेद से संबंधित है। चूँकि उसका संबंध लोक स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य सुधार से है, इसलिए वो यहाँ है। तो इसीलिए आपने ये देखा होगा कि वो किसी भी राज्य में बंद हो सकता है, किसी भी राज्य में उसकी बिक्री होती रहती है। चूँकि ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, इसलिए ये राज्य इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। जिन राज्यों को लगता है कि वो जो है इसे कर सकते हैं, तो वो इस पे रोक लगा देते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। डीपीएसपी को किस न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता? तो डीपीएसपी चूँकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो वो उसे किसी भी न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी न्यायालय में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न और अगला प्रश्न हमारा है, डीपीएसपी किस प्रकार
के राज्य की स्थापना करता है। तो डीपीएसपी का काम है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। उसमें जो बातें दी गई हैं, उससे एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा, यदि राज्य धीरे-धीरे से लागू करेंगे तो। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं धीरे-धीरे। आप देखिएगा सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। डीपीएसपी का संबंध किससे अधिक है? ध्यान से देखिए, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय और सैन्य शक्ति न्यायपालिका। तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का संबंध सामाजिक आर्थिक न्याय से है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना और एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बनाना। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 का संबंध शिक्षा से है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से अब अनुच्छेद 21 ए में भी शामिल कर दिया गया और अब ये आपका मूल अधिकार भी बन गया है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अधिकार देना, सरकार को दिशा देना, न्यायालय बनाना या चुनाव कराना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार को दिशा देना। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये। इनका उद्देश्य निर्देश देना है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो प्लीज़ एक बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।